चलिए भाई, तो आज जो है फटाफट एशिया के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे जो है पवित्र सर करते थे। ओके सर, रेडी हो गए बिल्कुल। चलिए, आज एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लिख लेंगे। वैसे तो इनमें से कुछ चीज़ें मैंने पहले ही लिखवा रखी है, लेकिन कुछ चीज़ें आज लिख लेंगे। सबसे पहले तो वही है, कितने महाद्वीप है हमारे पास? 7। सातों में सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। चाहे कैसी बात कर ले, एरिया वाइज बात कर ले या पॉपुलेशन वाइज बात कर ले, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसका क्षेत्रफल यानी एरिया 44 लाख वर्ग किलोमीटर का है। यह अप्रॉक्सीमेट लिखवा रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर दूसरी है, यह अप्रॉक्सीमेट फिगर है, क्योंकि पैट में अप्रॉक्सीमेट ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो। इसका क्षेत्रफल 44 लाख वर्ग किलोमीटर, इस तरह से लिख लीजिएगा, 44 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्षेत्र है, ठीक है ना। ये मार्कर पूरा दिख गया है। आगे बात करते हैं। ये दुनिया का जो है, संसार का लगभग 29.9% का भूभाग है। कितना भूभाग है इस पे? भूभाग कितना है? दुनिया भर का 29.9%, या राउंड ऑफ आप 30% लिख सकते हैं। भाई पेपर में आपको या तो 29.9% देगा या 30% देगा, या कई बार ऐसा भी होता है 29% मिल भी जाता है। कई बार वो इसको 29% ही लिख देता है, 29% ही। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है भाई। इन तीन में से जो भी ऑप्शन मिले, इसमें वही वाला काम करना जो हमने पहले उसमें करा था, जब लैटिट्यूड्स की बात करी थी कि कितनी होंगी। तो सबसे पहली मान्यता इसको देंगे, उसके बाद दूसरी इसको, और तीसरी इसको, और तीनों अगर एक साथ दिख जाए तो तब भी सबसे पहले इसको देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर ये है, ये अप्रॉक्सीमेट फिगर है, और ये इसमें वैल्यू कम करके है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। ये भारत से लगभग 4 गुना बड़ा है। ये पॉइंट को चाहे रहने भी दो, इस पॉइंट का ट्रिक हाथ जोड़नी है। अब यहाँ पे समझ लो, यहाँ से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को जो अब लिखोगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया तथा यूरोप के बीच, यूराल पर्वत, एशिया तथा यूरोप के बीच यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर। क्या है ये लाल वाला मार्कर? खत्म ही पड़ा है बिल्कुल। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत, ये 3 चीजें याद रखनी है। और एक वैसे और है, काला सागर, आपका ब्लैक सी, काला सागर। पहले 3-4 पॉइंट लिख लीजिए पहले ये। देखिए फिर एक बार समझ लेते हैं। ये जो है एशिया और यूरोप के बीच में है, एशिया और यूरोप के बीच। एशिया और यूरोप के बीच क्या है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत क्या है? अगर आप कभी मैप ढंग से उठा के देखो तो रशिया के जो है वेस्टर्न साइड पे आपको यूराल पर्वत की एक बहुत अच्छी लंबी रेंज मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी इसे बोलते हैं। वैसे तो ये एक्चुअल में झील है, इसे सागर बोल देते हैं, बताऊंगा आगे, है ना। काकेशस पर्वत, ये भी अगर आप ध्यान से देखो टर्की वगैरह की तरफ पड़ता है, ठीक है ना, और ये वहाँ से अलग करता है। ऐसे ही काला सागर, कभी मैप उठा के देखना तो वहाँ एक आपको ब्लैक सी लिखा दिखेगा, तो ये वहाँ पे पड़ता है। ये चारों कहाँ पड़ रहे हैं? ये एक तरह की बाउंड्री लाइन बनाना है, किसके? एशिया और यूरोप के बीच में। इतना क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। ऐसे ही आपको मैंने एशिया और अफ्रीका के बीच में पहले भी एक नहर पढ़ाई है। कौन सी पड़ती है? हाँ, सुएज नहर। ऐसे उसके आगे और लिख लीजिए, एक लिख लीजिए। अब दूसरा पॉइंट लिखिए। पहले तो एशिया और यूरोप के बीच का मिल गया। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, एशिया और अफ्रीका के बीच, एशिया और अफ्रीका के बीच
सुएज नहर, और लाल सागर, इसके बीच में सुएज नहर और लाल सागर है, ठीक है ना। एक और पॉइंट लिख लीजिए भाई। देखो अब पहले तो आपको 2 मिनट को वाला मैप खोलो जो मैंने आपको बनवाया था, पूरा ग्लोब, ये पॉइंट लिख लिया। इसके बाद अब वो वाला मैप खोलो, देखो उसमें एक चीज़ दिखाऊंगा, खोल लीजिए आप अपने पास, क्योंकि मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उस दिन में ड्रॉ करने में बहुत समय लगा था। देखिए उसमें जब आप खोलेंगे ना तो आपको जहाँ पे एशिया दिख रहा है, आपने बना रखा है वो नहीं, तो आप आगे अजीन के साथ देख लीजिए यहाँ पे। तो जब तक वो नहीं दिखेंगे आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा कि मैं बात कैसे कैसे कर रहा हूँ। आप इसमें आप एशियन कॉन्टिनेंट को उठाइए, दिख रहा है एशियन कॉन्टिनेंट, इसके बिल्कुल उल्टे हाथ की तरफ देखिए, आपकी तरफ से सीधा हाथ पड़ेगा, वैसे उल्टा हाथ पड़ेगा, सॉरी आपकी तरफ से भी उल्टा हाथ पड़ेगा। उल्टे हाथ की तरफ देखिए, आपको वहाँ पर यूरोप दिख रहा है। अब यूरोप के बीच में आपको रशिया का जो पार्ट है वो यूराल पर्वत लगता दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे नहीं, उसमें नहीं दिखा रखा होगा, लेकिन आप ध्यान रखिए वहाँ पे ये चारों पॉइंट आपको दिखेंगे, ठीक है। कभी वर्ल्ड का मैप उठा कर देखेंगे तो उसमें एक्चुअल में लिखे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये आपका ये बाउंड्री लाइन खींची नहीं, ये एक्चुअल में बाउंड्री लाइन नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, यूराल पर्वत है। ये जो हमने लाइन खींची थी ना, ये एक्चुअल में कोई असलियत में सीमा नहीं बनी हुई, ये एक्चुअल में सीमा किसने बनाई है, यूराल पर्वत ने बनाई है। अभी इस सीमा के इधर की तरफ यूरोप में क्या पड़ रहा है, रशिया का और बचा हुआ हिस्सा पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इतना बात समझ में आई। उसके बाद अब देखिए इस तरह कैस्पियन सागर, काकेश पर्वत और काला सागर, ये आपको वहाँ पे सब आपको दिख जाएंगे। उसके बाद अब देखिए आपको अफ्रीका दिखेगा, उसी के नीचे अफ्रीका है, इंडिया से जस्ट लगा हुआ, वो सॉरी इंडिया कह रहा हूँ, एशिया से जस्ट लगा हुआ। उसके बीच में हमने एक मानव निर्मित नहर खींची थी जिसका नाम था सुएज नहर, और बीच में एक सागर पड़ता है, इसका नाम है काला सागर, ठीक है। तो सॉरी लाल सागर, काला सागर तो वहाँ पड़ता है ना, लाल सागर। इतना समझ में आया। अब ऐसे ही नीचे की तरफ देखो, एशिया के नीचे की तरफ कौन सा कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम बात करेंगे एशिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन अलग कर रहा है। तो भाई एशिया और ऑस्ट्रेलिया को जो अलग कर रहा है वो न्यू गिनी द्वीप है। न्यू गिनी द्वीप जो है ना वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसमें आप ऐसा पहले तो आप लिखिए न्यू गिनी द्वीप, फिर इसके बारे में 2-3 पॉइंट बताऊंगा, है ना। न्यू गिनी द्वीप ये जो है एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में यानी बीच में स्थित है, और ये उन दोनों के बीच में सीमा बना रहा है, एक बाउंड्री लाइन क्रिएट कर रहा है उनके बीच में। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में न्यू गिनी द्वीप सीमा बनाता है। अच्छा ये द्वीप होते क्या है समझ लीजिए, पहले तो थोड़ा सा द्वीप के बारे में समझ लीजिए। द्वीप और कुछ नहीं है, आपका समुद्र से घिरा एक क्षेत्र होता है, ठीक है। समुद्र से घिरा एक क्षेत्र होता है। अब ये है क्या, न्यू गिनी द्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और पहला कौन सा है, ग्रीनलैंड। अगर आपने कभी मैप उठा के देखा होगा ना, मैप में एक बीच में अजीब सी जगह बनी होती है इस तरह से, यहाँ होता है आपका नॉर्थ अमेरिका और यहाँ नीचे होता है साउथ अमेरिका, है ना, और यहाँ पे आपका यूरोप पड़ता है, इसके बीच में यहाँ पड़ता है, बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका से लगा हुआ होता है कनाडा के पास बिल्कुल। इस वाले में भी बनवाया था या नहीं, इस वाले में नहीं बनवाया हमने, यहाँ पे होता है इस जगह पे बिल्कुल, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे नॉर्थ इसका ग्रीनलैंड, इसका नाम ग्रीनलैंड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा होता है ग्रीनलैंड, है ना, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पे है, ये दुनिया का सबसे बड़ा है। और सेकंड कौन सा है, न्यू गिनी। अभी थर्ड वाला भी पढ़ाऊंगा,
लेकिन वो उसके अभी इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर आपसे पूछेंगे तो सबसे बड़ा पूछेंगे तो ग्रीनलैंड है। दूसरा सबसे बड़ा इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीमा बना रहा है, न्यू गिनी द्वीप। इतना क्लियर हो गया भाई? अब आगे बात करते हैं। ये एशिया के महत्वपूर्ण बिंदु समझ में आ गए? इसे हटा दूं या इसमें कुछ उतारना है? चलिए अब बात करते हैं। आप एक पॉइंट डालिए, आपको मैं कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा, उनमें से एक है दक्षिण पश्चिमी एशिया के देश। दक्षिण पश्चिमी एशिया के देश। देखो हर देश की हमें कैपिटल याद नहीं करनी, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं उनकी करनी जरूरी है क्योंकि पेपर में सीधा सीधा पूछ लेता है। हर देश की करेंगे तो याद हो भी नहीं पाएगी, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने करने की ट्राई करी थी, कंफ्यूज हो गया बहुत ज़्यादा। तो हर देश की याद नहीं हो सकती, कुछ की धीरे धीरे करके होती रहेगी, कुछ की आपको अभी एट द स्पॉट करवा दूंगा। चलिए देखिए, दक्षिण पश्चिमी एशिया के देश हम जो लिख रहे हैं उनमें वैसे तो कई बार 10 देश कह देते हैं, कई बार 11, कई बार 12, लेकिन आपको बेसिकली एक ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर कभी अफगानिस्तान वो दक्षिण पश्चिम एशिया में आपको ऑप्शन के तौर पर दिखाई दे जाए, भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से दक्षिण पश्चिम एशिया का देश कौन सा है, तो उसमें अफगानिस्तान हो भी सकता है ऑप्शन और नहीं भी, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपकी किस्मत डिपेंड करती है कि आपको वो चीज़ अच्छे से याद है नहीं है। पहले आप बाकी लिखिए, उसके बाद मैं इस पॉइंट को क्लियर करूँगा। पहला देश लिखिए बहरीन। बहरीन मैंने क्या कहा था, पढ़ के आना उनको। और जब मैं इसलिए तो कहता स्टार्टिंग में, मैंने कहा ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिलेंगे, अभी तो कुछ सुना ही नहीं। बहरीन, बै है रे पे बड़ी क्यों, तो रीन है, बहरीन है ना, लिख लिया बहरीन। अब आगे लिखिए साइप्रस। साइप्रस, साइप्रस लिख लिया साइप्रस। इसका नाम तो दूसरा होगा इजराइल। इजराइल ये तो सुना ही होगा। इजराइल, ईरान, इराक, ये 2 देश हैं अलग अलग। ईरान, फिर इराक, फिर कुवैत। अच्छा कुवैत की करेंसी लिखवा दी थी मैंने या नहीं? करेंसी में कुवैती करेंसी लिख लो, दिनार, ठीक है ना। कुवैत की क्योंकि दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसियों में से आती है, ठीक है ना। दिनार, 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 दिनार। ये बहुत कैडी करेंसी है इसकी। क्या सोच रहे हो तुम, डॉलर वॉलर को क्या सोच रहे हो? दिनार से मुकाबला करो कभी, डॉलर तो कुछ है भी नहीं। ये डॉलर रुपए के मुकाबले कितना बड़ा है? सर इसकी वो कैपिटल कुवैत की, कुवैत सिटी ही होती है। ये बहुत बड़ा कंट्री नहीं है कुवैत। ये कभी आप सऊदी अरेबिया का नक्शा उठा के देखना, फ्री में मिल जाएगा कुवैत। जैसे इंडिया के नक्शे के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल फ्री में मिलते हैं ना, ऐसे सऊदी अरेबिया के नक्शे के बगल में मिलेगा तुम्हें। चलिए खैर, वहाँ पे अरबी होगी। हाँ वैसे वहाँ से भाषा का कोई रिलेशन नहीं, ना आपसे कभी उसकी कैपिटल पूछने का ना भाषा पूछने का। पूछेगा तो सिर्फ एक चीज़ कि वहाँ करेंसी, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट ही करेंसी है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है वो। एक डॉलर में कितने रुपए होते हैं? इस समय 70 से 80 के बीच में चल रहा है रेशियो, है ना, या 70 मान लो अप्रोक्सीमेट कि 1 डॉलर में 70 रुपए है। और एक कुवैती दिनार की कीमत लगभग 200 प्लस रुपए होती है। डॉलर तो कुछ भी नहीं रखता। आप क्या सोच रहे थे? हाँ अमेरिका में जाएंगे डॉलर कमाएंगे, अरे कुवैत में जाओ दिनार कमाओ, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। चलिए खैर आगे बात करते हैं। जॉर्डन, जॉर्डन, अरे ये इजराइल, जॉर्डन, ये ऐसे ऐसे देश हैं, ये अगल बगल में बैठे हुए, कभी वो मन करे उस दिन लड़ लें। चलिए उसके बाद लेबनान, लेबनान, लेबनान,
लेबनान सुना हुआ भी होगा। ये तीनों एक ही लाइन में, एक ही पट्टी में बैठ रहे हैं आगे पीछे, ठीक है। ओमान और कतर, ओमान और कतर, ये आपके 10 देश लिखवाए होंगे, है ना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, स्टार करके लिखिए अफगानिस्तान, स्टार करके लिखना अफगानिस्तान। अभी बताऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा। स्टार करके लिखो अफगानिस्तान, स्टार बना दो एक इस तरह से करके, और उसके बाद लिख दो अफगानिस्तान। अब भैया समझ लो, अफगानिस्तान असल में कई बार दक्षिण पश्चिमी एशिया में भी काउंट हो जाता है और कई बार दक्षिण एशिया में भी काउंट हो जाता है। अब ये तो पेपर वाले की इच्छा, उसने क्या सोच कर रखा होगा, वो चाहे तो दक्षिण पश्चिम में रख दे, चाहे तो दक्षिण में रख दे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा भाई? मेन चीज़ें हमें पता चलना चाहिए ना। पेपर वाले ने कुछ भी पेपर में रख दे, कुछ भी उसका आंसर बन करे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा देश दक्षिण पश्चिमी एशिया में आता है, अगर इनमें से कोई सा और ऑप्शन दिख रहा है लगा दो, अफगानिस्तान नहीं है, इसका मतलब अफगानिस्तान नहीं है। फिर बात क्लियर हुई क्या कह रहा हूँ मैंने? अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण पश्चिमी एशिया का इनमें से कौन सा देश है, अगर ऑप्शन इनमें से कोई सा भी एक मिल गया, अफगानिस्तान भी ऑप्शन में मान लो और इनमें से कोई एक भी है, तो बस एक्चुअल में वो ऑप्शन है, ठीक है। अफगानिस्तान ऑप्शन नहीं है, बात क्लियर। लेकिन अगर ये पूछा गया इनमें से कौन सा दक्षिण पश्चिम एशिया का देश नहीं है, और उसमें ये इन सब में से भी 3 दे रखे हैं और एक अफगानिस्तान भी दे रखा है, तो इसका मतलब अफगानिस्तान नहीं है। बात क्लियर हुई? क्योंकि यहाँ पे अगर इनमें से कोई सा ऑप्शन आ गया तो इसका मतलब इन्हें हम पहले वैल्यू देंगे, इन्हें पहले माना जाएगा, क्योंकि असल में दक्षिण पश्चिम एशिया की जो लाइन खींची गई है कि यहाँ से दक्षिण पश्चिम एशिया होगा, वो अफगानिस्तान से होकर जा रही है। तो कई बार कुछ महान लोग जो है अफगानिस्तान को दक्षिण पश्चिम में भी रख देते हैं और कुछ उसे दक्षिण में भी रख देते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? बात समझ में इतनी या नहीं भाई? देखो अफगानिस्तान का तो समझ में नहीं आया ना, और पेपर में फंस गया तो वहीं रहोगे कि सर की बात उस टाइम पूछी क्यों नहीं। एक बार पक्का समझ में आ गई? क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है कि ये कंफ्यूज कर देता है, ये पॉइंट ऐसा है। चलिए अब जरा थोड़ा सा हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट, एक जो है इसमें जगह पड़ती है रूस। आपकी रूस के बारे में सुना ही है ना। रूस का मैंने एक हिस्सा आपको बताया था कि अब अलग पॉइंट पर बात कर रहे हैं, देखिए रूस का मैंने आपको बताया था कि एक कहानी रूस की और तुर्की की याद रखना कि ये दोनों देश ऐसे हैं, ये उतार लेना सबने, ये दोनों देश ऐसे हैं कि ये रूस में, वो एशिया में भी पड़ेंगे और आपका यूरोप में भी पड़ेंगे, है ना। एशिया और यूरोप दोनों में ये दोनों देश पड़ेंगे, लेकिन उसमें रूस को खास तौर पर याद रखना, क्योंकि रूस का एशिया के मान लो मैंने पट्टी खींच दी आपकी, यूराल पर्वत, ठीक है। इसके इधर जो रूस है उसका हमें कुछ नहीं पढ़ना अभी, उसको हमें अभी नहीं पढ़ना, लेकिन इसके इधर का जो रूस है ये वाला, जो अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है, इसे हम बोलते हैं साइबेरिया। आपने बहुत नाम सुना होगा, साइबेरियन बर्ड आ गई, साइबेरिया बहुत नाम सुना होगा, है ना। तो साइबेरिया कौन सा हिस्सा कहला रहा है? जो एशिया में पड़ रहा है। तो लिख लो ऊपर हेडिंग साइबेरिया, और उसके आगे ब्रैकेट में लिखना एशियाई रूस, या रूस का एशिया में पड़ने वाला हिस्सा। रूस का कौन सा हिस्सा जो एशिया में पड़ रहा है। तो हमें इस वाले रूस को नहीं पढ़ना, यहाँ रूस की बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है, यहाँ जो है रूस की कैपिटल है, ये कुछ नहीं पढ़ना अभी हमें, वो यूरोप में थोड़ा बहुत पढ़वा दूंगा, लेकिन हमें मेनली क्या पढ़ना है? साइबेरिया। साइबेरिया से दो चीज़ें ऐसी होती है साइबेरिया में बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको सारी लिखवाऊंगा। देखो साइबेरिया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा भू क्षेत्र है, भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया गया था दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, और उसमें भी अगर एशिया में या वर्ल्ड में बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र किस पास है? साइबेरिया के पास ही है। तो बात क्लियर है? इसमें लिख लीजिए, इसमें समूचा उत्तर एशिया समझ सकता है। कुछ पेपर में मुझे ध्यान देना, शायद प्रैक्टिस, एक बार पॉइंट दोबारा रिपीट कर देता हूं। साइबेरिया यह एक विशाल भू क्षेत्र है, या विश्व का सबसे बड़ा भू क्षेत्र है। दोनों पॉइंट लिख सकते हो आप ये, ठीक है, क्योंकि साइबेरिया और रूस मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाते हैं ना, तो सबसे बड़ा भू क्षेत्र हो गया अपने आप में, ठीक है।
और अब आप इसमें मेन चीज लिखिए, रूस का मध्य और पूर्वी भाग साइबेरिया कहलाता है। रूस का मध्य और पूर्वी भाग, ये जो भाग है, देखो इधर की तरफ अगर हम ध्यान से देखो तो अगर हम ग्लोब पे खड़े हो तो ग्लोब के इधर तो पूर्व दिशा होती है और इधर पश्चिम होती है, हाँ या ना, ईस्ट और वेस्ट। तो ये जो हिस्सा पड़ा है ये तो ये पूर्व में पड़ रहा है और एक मध्य में पड़ रहा है। ये वाला हिस्सा जो पश्चिम में पड़ रहा है इसको नहीं पढ़ना हमें उसका मध्य भाग और पूर्वी भाग पढ़ रहे हैं। तो साइबेरिया कौन सा है, मध्य और पूर्वी भाग को हम साइबेरिया कहते हैं। बात क्लियर हो गई, आगे बात लिखिए। साइबेरिया का क्षेत्रफल 134 लाख वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है ना, साइबेरिया का क्षेत्र 134 लाख वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब बोलने जा रहा हूं। एशिया का अधिकतर हरे हरे रंग से लिखी है मैंने, स्टेपी घास लिखिए। एक चाहे पेन बदल के लिख लेना या कोई इस पे अलग से इस तरह से वो लगा देना, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेप ये पूछा जाएगा अधिकतर स्टेपी घास के मैदान कहाँ हैं, तो वो लिखा जाएगा साइबेरिया या रूस, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। तो लिखिए एशिया का अधिकतर स्टेपी घास वाला मैदान, अभी बताऊंगा स्टेपी घास वाला मैदान क्या है वो भी बताऊंगा, अभी लिख लीजिए। एशिया का अधिकतर स्टेपी घास वाला मैदान साइबेरिया में है या साइबेरिया में आते हैं। अब ध्यान से समझना, ये स्टेपी घास के मैदान को यूरेशिया भी बोला जाता है। अब सर ये यूरेशिया क्या हुआ, बहुत ज़्यादा समझ लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यूरेशिया क्या हुआ, यूरेशिया असल में हुआ यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, यानी यूरोप और एशिया में ऐसे घास के मैदान जिनमें घास होती है ना, हमें देखो बहुत दूर दूर तो केवल घास ही घास होती है, कोई पेड़ वेड़ नहीं होता, वो इस तरह के। तो वो क्या है, स्टेपी घास के मैदान कहाँ है सबसे ज़्यादा, साइबेरिया में। एशिया के सबसे ज़्यादा साइबेरिया में मिलेंगे, यूरोप में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगला लिखिए। इसके पश्चिम में, अब आ जाओ, इसके पश्चिमी दिशा ये है। अब पश्चिम में ये कौन सी पर्वत श्रृंखला बताई थी मैंने अभी आपको, यूराल पर्वत श्रृंखला, तो लिख लो इसके पश्चिम में यूराल पर्वत श्रृंखला और पूरब में, इसके पश्चिम में यूराल पर्वत श्रृंखला और पूरब में, अब बताओ जरा, चाहे तो वो वाला ग्लोब देख लो अपना, रूस कहाँ खत्म हो रहा है, एक्चुअल में रूस एशिया की बाउंड्री भी खत्म हो रहा है ना। तो एशिया के बाद यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, दिख रहा है या नहीं, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। भाई देखो, मैंने आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका एशिया है उसके पूर्वी बिंदु याद करो, उसका पूर्वी बिंदु कौन सा था, एशिया का पूर्वी बिंदु याद आ रहा है या नहीं, देखो मिस करके बताया था तुम्हें, केप मिस, ध्यान नहीं आ रहा, केप मिस से, अच्छा चलो केप मिस से याद कर लो। केप मिस के 2 पॉइंट थे, एक ऊपर था और एक जो है पूर्व में था, एक उत्तर में था एक पूर्व में था। केप मिस से ध्यान आ रहा है, अगर आप केप मिस भी याद रख पाओ ना, तो केप मिस से मैंने आपको बताया था, केप मिस से सिर्फ रूस को ध्यान रखना, ऊपर भी केप मिस का एक पॉइंट है ना, और पूरब में भी केप मिस का ही एक पॉइंट है, ध्यान आ रहा है। केप मिस के 2 पॉइंट थे, एक उत्तर में एक पूरब में, बस ध्यान का रखना है, दोनों जो केप मिस के पॉइंट थे, मैं बस जो लॉजिक बता रहा हूँ जरा एक मिनट उसे समझ लो। केप मिस को याद रख लो, किसको याद रखना है, केप मिस के जो दोनों पॉइंट थे वो दोनों पॉइंट रूस में थे, ध्यान कर लो। केप मिस का रूस से कनेक्शन बताया था नहीं बताया था,
कि केप मिस कहाँ है, रूस में है। तो बस ध्यान रखना केप मिस, तो हमारा जब पश्चिम में क्या पड़ रहा है, यूराल पर्वत, तो पूरब में क्या पड़ रहा है, प्रशांत महासागर। अब पूरब में प्रशांत महासागर आप कैसे याद रख सकते हो, वैसे तो ऐसे याद हो गया होगा, लेकिन आप ऐसे याद रख सको कि केप मिस रशिया में खत्म हो रहा था, रशिया में खत्म हो रहा था, रूस में। अब रूस जब केप मिस से हम इधर साइड देखेंगे तो प्रशांत महासागर, यूरोप का सॉरी एशिया का आखिरी पार्ट प्रशांत महासागर में लग रहा है, हाँ या ना। तो इसलिए केप मिस से ध्यान रखना प्रशांत महासागर, ऐसे ध्यान रखना। तो रूस का पूर्वी छोर केप मिस यानी प्रशांत महासागर में जाके डुबकी मार के आ रहा है, ध्यान रखना। हाँ कहाँ पे थे, यूराल पर्वत लिख लिया पश्चिम में, पूरब में लिख लिया प्रशांत महासागर लिख लिया। तो ये तो पश्चिम से पूरब की बात हो गई। अब जरा उत्तर से दक्षिण चल देते हैं। उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर यानी अंटार्कटिका लिख लो। उत्तर में उत्तरी ध्रुवीय महासागर यानी आर्कटिक अरे मैंने अंटार्कटिक बोल दिया था क्या, अभी मैंने गलती से अंटार्कटिक बोल दिया था शायद, आर्कटिक महासागर मैं शायद गलती, मुझे पता नहीं ऐसे बोल रहा, मैंने गलती से अंटार्कटिक बोल दिया था अभी। चलो आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुवीय महासागर या आर्कटिक महासागर। देखो उत्तर का ध्रुव नॉर्थ पोल, यहाँ ऊपर नॉर्थ पोल ही तो पड़ेगा आपका, तो उत्तर ध्रुवीय महासागर या आर्कटिक महासागर, ठीक है ना, उत्तर ध्रुवीय महासागर या आर्कटिक महासागर। आगे बात करते हैं। तथा दक्षिण में अब इसकी जो है सीमा दक्षिण में इधर आ जाओगे, तो इधर दक्षिण में जब आप आओगे, ये हटा लूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कुछ देश दिखाई देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सॉरी ये तो प्रशांत महासागर में उसका देश जाके, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इस तरह से देश दिखाई देंगे। इन देशों को जरा सा लोकेशन के हिसाब से ध्यान रखना। एक तो होता है कजाकिस्तान, एक होता है आपका मंगोलिया, और एक पड़ेगा आपका चीन। कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन, इनसे इनकी बाउंड्री शेयर होगी, किसकी, रूस की, ठीक है ना, लिख लीजिए। ऐसा नहीं और देशों से नहीं होती, और भी देश हैं जिनसे होती है, लेकिन मेन आपको ये तीन याद रखना है, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन। यूरोप वगैरह के अभी हमें नहीं पढ़ने देश, हमें सिर्फ एशिया के वो देश पढ़ने हैं जिनसे इसकी बाउंड्री शेयर होती है। तो एशिया के तीन देश हमारे ऐसे हैं जिनसे इसकी बाउंड्री शेयर होती है, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन। चलिए बात समझ में आ गई। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो ये बताया है मैंने, इस टेपी घास के मैदान वाला, इसको टिक कर लीजिए। और ये वाले जो आपकी लोकेशन वाले हैं कि पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत, पूरब में क्या है, प्रशांत महासागर, उत्तर में क्या है, उत्तरी ध्रुवीय महासागर यानी आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में क्या है, तीन देश हैं, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन। ये पॉइंट याद हो गए, ये एक पॉइंट याद जरूर कर लेना क्योंकि पेपर में इसमें से सीधा सीधा पूछा जाता है। तो हमने दक्षिण पश्चिमी एशिया के देश लिख लिए थे, अब आते हैं दक्षिणी एशिया के देश, ये हटा दो पूरा। और दक्षिण एशिया के जो देश है वो इतने इंपॉर्टेंट है अपने आप में क्योंकि उसमें ही आपके सारे मेन कंट्रीज हैं। अच्छा आपके लिए, आपके हिसाब से मेन कंट्री कौन सी है, सोचो आपके हिसाब से मेन कंट्री कौन सी होगी। तो बस समझ लो दक्षिण में कौन सा देश आ गया, दक्षिण में कौन सा आया, हाँ तो दक्षिण एशिया लिखो, दक्षिण एशिया के देश। तो सबसे पहला देश तो अपना प्यारा भारत, ठीक। इसमें अगर कभी इसमें कई बार पूछ लेता सीधे सीधे एग्जैक्ट संख्या पूछ लेता है तो ध्यान रखना इसमें या तो 8 देश की संख्या दिख रही है तो 8 होगा वरना 9 होगा।
ठीक है, यहाँ चलेगी किस्मत अगर दोनों ऑप्शन आ गए तो, क्योंकि यहाँ पे अफगानिस्तान भी काउंट हो जाता है कई बार और कई बार काउंट नहीं भी होता है ना। वैसे तो इसमें अगर अगर कभी आपको लगाना हो दक्षिण एशिया के देश है, अगर आप ज़्यादा वैल्यू इस 8 को देना, क्योंकि ये 8 जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी है। इसमें एक देश और है, उसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी ये समझ लो। भारत पाकिस्तान, 2 देश लिख लिए, भारत पाकिस्तान। भूटान, या जब भूटान है तो नेपाल नहीं होने का क्या, वो भी होगा। हमारे साथ वो भी करना है, उनका साथ वो तो वो है स्टेट नहीं 7 सिस्टर्स, नॉर्दर्न इंडिया में जो पड़ती हैं वो 7 सिस्टर्स है। वो कभी इंडिया का मैप, पॉलिटिकल मैप बनवाऊंगा तो उसमें सिखा दूंगा। क्या होगा, क्या होगा, कहीं कोई दिक्कत है? नहीं सर, वो हम चल। जो भारत के पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश है, वही सारे लिखवा रहा हूँ, वही तो बता रहे हैं। वही सारे दक्षिण एशिया में आते हैं, यही तो है ना, यही सारे दक्षिण एशिया में आते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए भारत पाकिस्तान भूटान नेपाल लिख लिए, बांग्लादेश श्रीलंका और एक आता है मालदीव। मालदीव लिख लिया। अब स्टार लगा के लिख लो इस पे भी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में स्टार क्यों लगवाना समझ में आ गया, क्योंकि अफगानिस्तान दक्षिण पश्चिमी एशिया में भी आ जाता है और दक्षिण एशिया में भी आ जाता है। तो यहाँ कंडीशन देखनी पड़ेगी कि क्या पूछा गया है, उस हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर हो गया भाई? अब आ जाइए, दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व के, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश फटाफट फटाफट लिख लीजिए। आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें कंडीशन 8 पे ही हमेशा टिक लगानी है, 9 वाली से बचना है। अगर 9 वाली दे भी रखी है और उसमें भी 8 ऑप्शन है, मान लो आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए ऐसे कि दक्षिण एशिया में कितने देश हैं, मान लो 5, 8, 9 और 12 ऐसे ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब 8 और 9 सर ने तो दोनों बता दिए थे, लेकिन उसमें भी आपको ये देखना अगर 8 ऑप्शन में है तो 8 पे टिक करेंगे, 9 पे नहीं करेंगे, ठीक है। 8 को यहाँ ज़्यादा वो दे रखिए। अगर 8 नहीं दे रखा, 8 नहीं दे रखा तो 8 नहीं दे रखा और इस तरह से दे रखा है तो फिर आप 9 पे टिक करेंगे। इसका मतलब उसमें कोई एक देश, या तो म्यांमार है ना, वो जोड़ दिया है, एक देश म्यांमार, उसने इसका मतलब जोड़ दिया है। अगर म्यांमार जोड़ेगा तो फिर चाइना भी जुड़ जाता है, इसलिए कई बार म्यांमार को नहीं जोड़ते, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के देश लिखिए। पहला लिखिए ब्रोनी, ब्रोनी, ब्रोनेई, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, ठीक है। ब्रोनेई लिख लिया। म्यांमार, बर्मा भी बोल देते हैं ऐसे कई बार, ठीक है ना। कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, 4 याद हो गए। अब लिखिए लाओस, बहुत नाम सुना होगा इसका, तो लाओस का अच्छा खासा देश है ये भी बेचारा। मलेशिया, इसका तो जरूर सुना होगा, मलेशिया का नाम तो, मलेशिया। फिलीपींस, सिंगापुर, फिलीपींस और सिंगापुर, ठीक है। थाईलैंड और वियतनाम, और वियतनाम, ये 10 देश आते हैं आपके किसमें, दक्षिण पूर्वी
एशिया में। कई बार ये 10 के 9 हो जाते हैं क्योंकि इसमें से एक म्यांमार कई बार निकलकर जो है दक्षिण एशिया में डाल दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना। पहले बताओ इतना समझ में आया? ये अभी सिर्फ देश लिखवा रहा हूँ, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस क्षेत्र में जितने भी देश है ना, इस सारे देश में एक प्रजाति पाई जाती है, उसका नाम है मंगोल प्रजाति। देखिए मंगोल प्रजाति बहुत ज़्यादा आपको खास पढ़ने को मिलेगी नहीं, सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि म्यांमार में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में कौन सी प्रजाति सर्वाधिक पाई जाती है, तो मंगोल प्रजाति। ठीक है, इसमें एक चीज और है, लेकिन वो वैसे पैटर्न मुझसे मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, लेकिन बस लिख लो आप, तब भी लिख लो, कभी आगे कहीं पूछ ले, वैसे पैटर्न नहीं पूछने का। काकेशरी एक प्रजाति और होती है, उसका इसमें मिश्रण मिलता है। ठीक है, काकेशरी प्रजाति का इसमें मिश्रण मिलता है मंगोल प्रजाति के अंदर। अब दूसरा पॉइंट लिखो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेकांग, एक नदी का नाम है मेकांग, अभी इसके बारे में बताऊंगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बड़े ध्यान से सुनना समझना। पहले एक मिनट इसकी एक कहानी सुन लो। इस पूरे एरिया में जो सबसे बड़ी नदी बह रही है वो है मेकांग। ठीक है, और मेकांग नदी जो है वो एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये चीन से बहनी शुरू होती है। ठीक है ना, अभी बताऊंगा इसके बारे में पूरी बात। ठीक है, तो एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेकांग। दूसरी बात, अगर ये विश्व की पूछ ले, क्योंकि एक सेट पेपर में दे रखा था, एक सेट में दे रखा था विश्व की 12वीं सबसे लंबी नदी मेकांग, विश्व की 12वीं सबसे लंबी नदी, विश्व की 12वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेकांग नदी। तो ये जो है कहाँ से निकलना शुरू होती है आपकी? चीन से। तो इतना समझ में आया, चीन से निकलनी शुरू होती है। लिख लीजिए पॉइंट इसमें आगे, यह नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मैं 4 देशों के नाम बोल रहा हूं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया। कहाँ गया? ये रहा कंबोडिया। ठीक है ना, इन चारों को लिख लीजिए। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड, इन 4 देशों से सीमा बनाते हुए, इन चारों देशों की बाउंड्री लाइन बना रही है। इनमें से 3 देशों की तो खास तौर पे इनके बीच की सीमाएं बना रही है। जैसे जो है आपका म्यांमार और लाओस की सीमा बना रही है, लाओस और थाईलैंड की सीमा बना रही है, और जो है लाओस और कंबोडिया की सीमा बना रही है ना, ऐसे सीमा बनाते हुए दक्षिण चीन सागर में, आगे लिखिए दक्षिण चीन सागर, इतना लिख लिया कि इन चारों देशों की सीमा बनाते हुए कहाँ जा रही है? दक्षिण चीन सागर में गिर रही है। कहाँ से निकल रही? चीन से निकल रही है और चीन के सागर में गिर रही है, दक्षिण चीन सागर में गिर रही है। मेकांग नदी को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, कई बार पूछा जाता है किस नदी को दक्षिण पूर्वी एशिया का, अभी दक्षिण पूर्वी एशिया के देश ही तो पढ़ना है हम। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवाता जा रहा हूं, पैट में इसमें पता नहीं क्या क्या पूछ ले वो।
तो पैट में वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप देखो कितना कुछ है। तो देखिए जल्दी से फटाफट, दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब, डेन्यूब एक नदी है जो यूरोप में बहती है और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है डेन्यूब। दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मेकांग नदी को। तो मेकांग नदी में देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए। एशिया की तीसरी सबसे लंबी रिवर, विश्व की 12वीं सबसे लंबी रिवर, ठीक है। 4 देशों की सीमा बनाते हुए निकल रही है, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड, ठीक है। चीन से निकल रही है और चीन दक्षिण चीन सागर में गिर रही है और इसे डेन्यूब यानी दक्षिण पूर्वी एशिया का डेन्यूब यानी सबसे लंबी रिवर में से एक कहा जाता है, ठीक है। अब इसका एक आखिरी पॉइंट लिख लीजिए, स्थल अवरुद्ध देश यानी लैंड लॉक कंट्री कौन सी है इसमें? तो इसमें ये ध्यान रखना, लैंड लॉक कंट्री का मतलब क्या हुआ? बाकी इन कंट्रीज से आपकी म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड, इनकी तो बिल्कुल बाउंड्रीज होकर निकल रही है, इनकी तो कहां से हो गई है? बाउंड्री से। अब लैंड लॉक का मतलब क्या हुआ? बचा कौन सा? लाओस। इस लाओस के अंदर से होकर निकल रही है लैंड लॉक कंट्री यानी अवरुद्ध, स्थल अवरुद्ध देश, ठीक है, यानी जो स्थल से पूरी तरह से ढका हुआ हो। तो ऐसे ऐसे कौन से देश से होकर निकल रही है? लाओस से, यानी इसके लाओस इधर साइड भी पड़ेगा, नदी के इधर साइड भी पड़ेगा। जैसे गंगा भारत के इधर साइड भी, गंगा के इधर साइड भी भारत है और दूसरी साइड भी भारत है। इस तरह से लाओस से जब ये निकलती है मेकांग रिवर, तो लाओस के इधर साइड में भी लाओसी देश पड़ता है, उधर साइड में भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के कौन से एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, शायद सीपीयू में पूछा गया था कि जो है मेकांग नदी के अवरुद्ध देश कौन सा है, यानी मेकांग नदी की लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? तो लाओस था। बस पता था उस टाइम मुझे, तो मेरा बेनिफिट हो गया था। चलिए क्या, मध्य एशिया के देश आ जाइए फटाफट। कौन? नहीं भैया देखो, जिसको जरूरत होती है वो पढ़ता है, हमें जरूरत है हम पढ़ेंगे, बात साफ सीधी है। वैसे तो मैं आपको सही बताऊं, बहुत पॉइंट है पैट के एग्जाम के हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, और समझ लो कितने कितने पॉइंट होंगे। किसी पैट के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ कि जो पैट में पूछा जा सकता है। जो पैट में वर्ल्ड ज्योग्राफी दे दी ना, तो एक क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से कहाँ से आ जाए पता नहीं। चलिए खैर जल्दी से लिखिए, मध्य एशिया के देश, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, 5 देश है। अच्छा भाई, पेपर में अगर कभी मध्य एशिया का कोई देश याद नहीं आया, उसके लिए ट्रिक है, वो सारे के सारे तान वाले देश हैं। कौन से देश हैं? तान वाले। 5 देश है तान वाले, लिखिए जल्दी से। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। कजाकिस्तान अलग है, तजाकिस्तान अलग है, कभी मिला दो दोनों को। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान लिख लिया, ठीक है। एक तजाकिस्तान है और एक है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, किर्गिस्तान। एक तुर्कमेनिस्तान, तुर्क लिखोगे तुर्क, फिर आगे लिख देना मेनी और फिर स्थान, तुर्क मेनी स्थान, ठीक है। और फिर उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अच्छा उज्बेकिस्तान की कैपिटल तो बता दो, ये तो जरूर बताना चाहिए, ये हर भारतीय को बताना चाहिए, क्योंकि देश के दूसरे प्रधानमंत्री, अच्छा वो क्या नाम था? अरे दूसरे प्रधानमंत्री का नाम तो बता दो पहले। अरे देश के लाल थे वो, तो देश के लाल थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो उनका कहाँ, उनकी डेथ कहाँ हुई थी? एक बहुत अच्छी मूवी है अभी, जैसे द कश्मीर फाइल्स आई थी, ऐसी एक बहुत पहले मूवी आई थी द ताशगंज फाइल, कभी देखना। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशगंज। इतनी बार पेपरों में पूछी गई है, क्यों इंपॉर्टेंट क्यों बन गई? क्योंकि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की उस देश के अंदर हत्या हुई थी। हत्या क्या होगा? और पता भी नहीं चला कि हुआ क्या है।
भैया हार्ट अटैक आया है, किसी ने मार दिया, क्या है, वो कुछ प्रूफ नहीं है अभी तक, ठीक है। हत्या भी कह सकते हैं, उसे डेथ भी कह सकते हैं, कुछ भी आप कहो कि बस कैपिटल उज्बेकिस्तान की ताशगंज बहुत इंपॉर्टेंट है। तान वाले तो मैं 5 देशों की कैपिटल लिखवाऊंगा अभी, लेकिन उज्बेकिस्तान की ताशगंज इस हादसे से जरूर याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी, कभी भी कहीं भी पूछी जा सकती है। जनरल नॉलेज में कहीं बहुत जगह फंसती है ये कि ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की मृत्यु कहाँ हुई थी, ताशगंज। कहाँ पड़ता है ताशगंज? उज्बेकिस्तान, ठीक है। और ये ध्यान रखना, इसी की वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं 5 तान वाले देश, जो मध्य एशिया के देश है। 5 तान वाले देश क्यों इंपॉर्टेंट है? केवल इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिखते सारे एक जैसे ही हैं, तान 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 तान, सब में तान लगा हुआ है, और कंफ्यूज क्या होते हैं कि कैपिटल में कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखना, उज्ज में ताश खेले गए हैं, उज्ज में ताश खेले गए हैं, बस ये ध्यान रखना। उज्बेकिस्तान में ताशगंज है, ध्यान ये इसका ध्यान रखना है। बाकी लिखो, ठीक है। कजाकिस्तान का लिख लीजिए, हाँ, नूर सुल्तान। वैसे तो कल वाले में कैपिटल सब आपने लिखे होंगे, लेकिन इसमें अलग से लिख लो, क्योंकि यहाँ पे ये मध्य एशिया के 5 तान वाले देश वो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनके कैपिटल सीधे सीधे पूछे जाते हैं घुमाने के लिए। तो पहला है आपका उज्बेकिस्तान का ताशगंज, दूसरा लिख लीजिए आपका जो है कजाकिस्तान का नूर सुल्तान, नूर न पे बड़ों को माता नूर, नूर सुल्तान लिख लिया, नूर सुल्तान, ध्यान रखना। आगे लिख लीजिए तजाकिस्तान का दुशाबे, दू शाह, दे पे छोटी मात्रा दू शाह, और ऊपर अंकी बिंदी ला के बे, दुशांबे, ठीक है। अब लिख लीजिए किर्गिस्तान की विशकेक, विशकेक, बड़ा अजीब नाम है, विशकेक, मुझे भी याद नहीं रहा था ये विशकेक, अभी अभी याद आया। हाँ, देखो आपको मैं बता दूं, एक तो आपका तजाकिस्तान और एक आपका नूर सुल्तान, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें, ठीक है ना। दुशांबे एक, और ये जो है, अच्छा तुर्कमेनिस्तान की रह गई भैया, तुर्कमेनिस्तान की और लिख लो अशग बत, अशग, अशग बत, अशग बत, अशग बत। देखो बाकी 3 याद होनी हो, लेकिन नूर सुल्तान और तजिकिस्तान जरूर याद हो जानी चाहिए। नूर सुल्तान किसकी है? देख के नहीं बोलना था ठीक है, ध्यान रखना। कजाकिस्तान की और आपकी उज्बेकिस्तान की, इन दो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसकी तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान की, वो ताशगंज है उज्बेकिस्तान की, ठीक है ना। किसका? अच्छा आप कर रहे हैं, कर लो, अटेंड कर लो कॉल। मध्य एशिया के देश हो गए, अब लिखिए पूर्वी एशिया का देश, और इसी के साथ ये एशिया का एक बहुत बड़ा महासागर खत्म हो जाएगा। पूर्वी एशिया के देश, चीन, इसमें भी 5 देश पड़ेंगे, और 5 देश वही वाले बिल्कुल हाई फाई वाले। पूर्वी एशिया में आ जाओ, पूर्वी एशिया में पूर्व से बड़ी अच्छी हवाएं चलती हैं, देखो कैसे, चीन, जापान, नहीं नहीं नहीं, नेपाल हमने दक्षिण एशिया में पढ़ा, ध्यान करो, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब हमने दक्षिण एशिया में पढ़े, श्रीलंका भी और मालदीव्स भी। चलिए पूर्वी एशिया में आइए, चीन, जापान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। किंग जॉन उंग याद आ गया होगा चलिए, और ताइवान, तालिबान नहीं, ताइवान अभी ताइवान का किस देश से झगड़ा चल रहा है? ताइवान लिख लिया। अच्छा चलिए बताओ, ताइवान का हाल ही में किस देश से झगड़ा चल रहा है? चीन, हाल ही में चीन से झगड़ा चल रहा है। वैसा लगातार चलता रहता है उसका, अप एंड डाउन में ताइवान का चीन से जो है झगड़ा चलता रहता है। लेकिन फिलहाल जो करंट अफेयर्स में आपको याद रखने की वाली बात है वो ये है
कि ताइवान का चीन से झगड़ा चल रहा है, ठीक है। अब भैया टाइम हो गया है आपका, 10 बज गए हैं। अब बताओ एशिया के स्थल अवरुद्ध देश, 5 मिनट का काम और है, वो भी करवा दूं, पर 5 मिनट का काम है, बस ये समझ लो। चलो तो लिखिए जल्दी से, एशिया के स्थल अवरुद्ध देश। एशिया के स्थल अवरुद्ध देश। अच्छा, स्थल अवरुद्ध देश का मतलब समझ गए? स्थल अवरुद्ध देश का मतलब समझे या नहीं अभी तक? अभी तो पता क्या था, लाओस। बीच में से किससे नदी जा रही है। हाँ नहीं, मतलब वो तो वैसा हो गया नदी के लिए, लेकिन स्थल अवरुद्ध का मतलब हो गया जो पूरी तरह से क्या हुए हो, लैंड से घिरे हुए हों। स्थल अवरुद्ध देश, देखिए ये कैसे देश होते हैं? ये वो देश होते हैं जो पूरी तरह से लैंड से घिरे हुए होते हैं। सबसे पहले आपको 2 चीजें समझिए, दुनिया में कोई भी देश हो उसमें 2 चीजें होंगी, या तो वो किसी तट पे होगा, तटीय देश होगा, है ना भाई, जैसे हमारा भारत है उसमें तट लग रहा है आपका, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, है ना, तो वो तटीय देश है। या फिर वो पूरी तरह से लैंडलॉक होगा, यानी स्थल अवरुद्ध होगा। पहले बताओ ये चीज समझ में आई? दुनिया में कोई भी देश उठा लो, या तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन जरूर होगी उसमें भाई, चाहे उसमें जरा सा तो पानी कहीं पे लग रहा हो, समुद्र का जरा सा भी किनारा उसमें कहीं लग रहा हो, तो वो क्या हो गया? तटीय देश। लेकिन अगर उसमें जरा सा भी किनारा नहीं लग रहा होगा तो वो स्थल अवरुद्ध। तो भारत किस में आएगा पहले ही बताओ? ठीक है। पाकिस्तान किस में आएगा? तटीय। लेकिन कजाकिस्तान, लिखिए एशिया के अंदर, पहले लाइन ये लिखियो, एशिया के अंदर 12 स्थल अवरुद्ध देश है, 12 स्थल अवरुद्ध देश है। कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। चलो पहले इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूं, कभी बाद में फिर तुम लोग कहने लग जाओगे सर ये बहुत ज़्यादा हो गए। वैसे 12 हैं तो 12 ही लिखवाऊंगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है नेपाल, क्योंकि ये कहाँ है? बिल्कुल इंडिया के जस्ट बगल में लगा हुआ है। इसके आसपास कोई समुद्र का किनारा मिलेगा तुम्हें? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इधर भारत लग गया, ऊपर चीन लग गया, ठीक है, नीचे की तरफ जो है दोबारा भारत लग गया, तो भारत और चीन के बीच में घिरा हुआ है। भूटान, ऐसी भूटान भी ध्यान से देखो, किसी भी समुद्र के किनारे नहीं लगने का, है ना। तो ये वो 2 देश है, ये तो जरूर याद रखने हैं क्योंकि इंडिया के जस्ट बगल के देश हैं, तो ये सीधा सीधा पूछे जाएंगे। तुर्कमेनिस्तान, अभी अभी लिखा रहा तुर्कमेनिस्तान के बारे में, है ना। कजाकिस्तान, जो ये 5 तान वाले देश हैं, ठीक है ना, इनमें से 3 याद रखने हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और जो है तजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, कजाकिस्तान लिखा था और तजाकिस्तान लिखा था। ये तीनों देश कहाँ पड़ेंगे? आपके स्थल रुद्ध देश है, ये स्थल के बीच में पड़ेंगे, ठीक है। आर्मेनिया, मंगोलिया, आर्मेनिया नहीं पढ़ाया सर मैंने आज, है ना, चलो कल वाले में पढ़ा दूंगा। आर्मेनिया, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान, आर्मेनिया, मंगोलिया, लाओस, आर्मेनिया, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान। अजरबैजान, अरे अजर जो है ना, अजर भैया, वो बेजान हो गए। अजरबैजान, अब क्या कह रहे हो, किस किस कैसे कैसे नाम है, अजीब अजीब से ये है। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। अच्छा, 5 तान वाले देश थे, हाँ भाई ध्यान रखना, 5 तान वाले देश प्लस अफगानिस्तान, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। 5 तान प्लस अफगानिस्तान, मध्य एशिया के 5 तान पड़े थे और एक अफगानिस्तान, याद रखना। ये 5 और नेपाल भूटान, ये 7,
वो सॉरी 8 हो गए। ये 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सीधे सीधे पूछे जाएंगे। स्थल अवरुद्ध देश इनमें से कौन सा है? तो स्थल अवरुद्ध, स्थल रुद्ध होगा, सॉरी मैंने अवरुद्ध बोल दिया, गलती हो गई भाई। स्थल रुद्ध लिख लेना वहाँ पे, अवरुद्ध तो वो वाले नदियों के लिए होता है, अवरुद्ध तो रुद्ध समुद्र के लिए होता है। हाँ ठीक है ना। तो 5 + 1 6 और आपका नेपाल भूटान, ये 8 आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। बाकी कोई याद रहे ना रहे, वैसे तो आपको ये ध्यान रखना है 12 एशिया में ऐसे देश है जो स्थल रुद्ध है, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अच्छा मैंने आपको क्या ये बता दिया था कि कैस्पियन सागर जो है वो एक्चुअल में सागर नहीं है, झील है, बता दिया था क्या? तो चलो तो बस ठीक है, हो गया। आज के लिए इतना ही।